हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमरम क्लासेस। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ्स के सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट्स, तो इसी कड़ी में आज हम आपके साथ लेके आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का परिचय और 1.2 के सारे उदाहरण। आपको क्या करना है, बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ना है, लिखने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो प्रमेय हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमेय 1.2। ठीक, प्रमेय 1.2 में है क्या? प्रमेय 1.2 कहता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए बात? ये प्रमेय का हमारा कथन है। ये क्या है, इसे आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। तो कहने का सार ये है, कह रहा है कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई एक नंबर 3 है। मान लीजिए आपके पास एक कोई नंबर क्या है, 3 है। और 3 अगर 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 3 12 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 12 को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए लिख के करते हैं, फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपने पास एक नंबर है 12 का स्क्वायर। एक नंबर है 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 होता है। तो अगर अब मान लेते हैं हम 3 से 144 को डिवाइड करें, ठीक है, 3 से 144 को डिवाइड करके देखते हैं, को डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करके देख रहे हैं 144 को, तो हो जाएगा 144 अपॉन में 3। तो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 3 चौके 12, और ये 3 अट्ठे ये 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब कितना आ गया, 48। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 3 ने 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, 3 ने 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, जो तो 3, फिर चेक करते हैं। अब चेक करेंगे करेंगे कि 3 12 को डिवाइड यानी भाग कर पाता है या नहीं, कर पाता है या नहीं। तो करके देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 12 को 3 से भाग कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी ये कितना आ गया, 4 आ गया। समझ गए? ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमने देखा कि 3 ने 12 के स्क्वायर को भी डिवाइड किया, तो 3 12 को भी डिवाइड कर दिया। तो यही वो कह रहा है पर में कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, p कोई एक धन संख्या पूर्णांक है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो गारंटी है कि p a को डिवाइड करेगा। तो वही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के सही समझाया। अब यहाँ पे जो कहना चाह रहा है इसको हम लिखें अगर, तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p तो p a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो यही प्रमेय 1.2 है। अब हमको करना क्या है, इस प्रमेय का यूज करके बहुत सारे थ्योरम्स क्वेश्चंस को प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सब चीजों को हम लोग क्या करने चल रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो गारंटी है कि p a को विभाजित करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें एक और चीज। अब जैसे हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या है, जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं,
अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कैसी संख्याएं हो जाए, कैसी, अभाज्य। ठीक, अंडर रूट के अंदर कैसी संख्याएं आ जाए, अभाज्य। तो ये सारी क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम इसमें प्रूफ करेंगे। अब इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में आगे क्या करना है, आगे करेंगे प्रूफ। ठीक, क्या करेंगे, प्रूफ। क्या, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रूफ करने के लिए इसका यूज करेंगे विरोधाभास का। प्रूफ के लिए विरोधाभास भास। ठीक, विरोधाभास का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा विरोधाभास क्या होता है। तो विरोधाभास ये होता है कि आपने पहले कोई स्टेटमेंट बोला और बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं मैं गलत बोल रहा था। आप पहले कोई स्टेटमेंट बोलें और बाद में बोलें कि नहीं नहीं मैं तो जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, तो आपने अपनी ही बात का विरोध कर दिया, तो उसे कहते हैं विरोधाभास। जैसे मैं किसी को कहूं कि ये गधा है, और मैं उसकी फिर अच्छी अच्छी तारीफें करूं और लास्ट में कह दूं नहीं नहीं ये गधा नहीं है, तो मैंने क्या किया, जो मैंने अपना पहला कथन था उसका मैंने विरोध कर दिया। तो इसी को कहते हैं विरोधाभास। तो हम लोग यही यूज करके, विरोधाभास यूज करके ही ये लोग ये सब सारी क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और कैसे करना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है 5 नंबर का। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है 5 नंबर का, कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे करेंगे कि माना, ठीक, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम उल्टा कर रहे हैं, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन हमने मान लिया कि एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से समझिए इसको, सकते हैं। √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्या, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और उसके बाद में फिर क्या है, a व b धन पूर्णांक भी हैं, ये भी लिख रहा हूं मैं, धन पूर्णांक हैं। और इसके साथ में क्या लिख रहा हूं, b ≠ 0। ठीक, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिख दिया √2 बराबर a/b, जहां पे a और b सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं तो इसका मतलब होगा कि इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंड इनका कॉमन नहीं होगा। सहभाज्य संख्या समझते हैं जैसे 3 और 2, 3 और 2। तो जब 3 और 2 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 1 और 2 गुणे 1, तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है और उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये दोनों सहभाज्य संख्या है। तो इसलिए हमने √2 को मान लिया √2 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, अब हमने लिखा √2 बराबर a/b। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा b स्क्वायर। अब वो आप वो वाला वज्र गुणन तो जानते होंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर में हो गया a स्क्वायर। ठीक, अब यहां से अगर आप b स्क्वायर लिखना चाहो तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, a स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2। अब चूंकि b एक धन पूर्णांक था, एक धन पूर्णांक था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि हमने जो अभी ऊपर बताया था कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा, तो हम लिखेंगे यदि दो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक, कहां से, प्रमेय 1.1 से। ठीक, अगर यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब a का एक गुणनखंड 2 होगा। आप मानते हैं? इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ 2, इसका अर्थ 2 जो है वो 1 का गुणनखंड होगा। इसका अर्थ 2 a का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको ध्यान से समझो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री में मिलेंगे अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो अब क्या करना है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका अर्थ है 2 a का अभाज्य गुणनखंड है, और अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है 2 a को विभाजित करेगा। तो अब हम मान लेंगे कि जब a 2 को विभाजित कर रहा है तो ये किसके बराबर आता होगा, किसी एक नंबर c के। माना जब a/2 हो रहा है, जब 2 a को विभाजित कर रहा है तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा c, जहां c एक धन पूर्णांक है। ठीक, जहां c एक धन पूर्णांक है। हो गया यहां तक। चलिए अब इसको क्या करते हैं, अब इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। a तो यहां से a बराबर हो जाएगा 2c, यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 2c। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारा था 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये वाली a की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, अब ये वाली वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए भाई साहब रख देते हैं। तो यहाँ पे था 2b स्क्वायर, ऊपर हमारा था 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये था a स्क्वायर। एक बार लिख देता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अब एक यहाँ पर आ गया 2c, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर।
ठीक है, एक एक स्टेप समझो ध्यान से एकदम। अब यहां से हम क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या कि सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है भाई साहब, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा बी स्क्वायर बटे 2। अब फिर वही कहानी, अब यहाँ पे देखो 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 बी को भी डिवाइड करेगा, जैसा हमने प्रमेय 1.1 में बताया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1.1 से, ठीक, यदि यदि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये नहीं, इसके यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ये उड़ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे करता है तो 2 बी को विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 बी को विभाजित करेगा। अब हुआ क्या, अतः 2 बी का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, तो 2 बी का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखो, हमने क्या माना था कि ए और बी का एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने दिखा दिया कि ए का अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का भी अभाज्य गुणनखंड 2 है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2। सबसे पहले जब भी आपने ऊपर लिखा था ना कि ए का एक अभाज्य गुणनखंड 2 सिद्ध कर दिया और बी का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये सिद्ध कर दिया। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि जो हमने बात कही थी उसका उल्टा हो गया। हमने जो बात कही थी कि ए और बी का एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, हमने उसी बात का विरोध कर दिया। और अगर भैया आप विरोध कर दिया है तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है, हमने जो माना था वो गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिखने के बाद आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं बोलता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखना। क्या लिखेंगे, यहां ए और बी का एक के अलावा 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमने जो बात मानी थी कि ए और बी के अभाज्य गुणनखंड, ए और बी सहाभाज्य संख्याएं हैं, इस बात का विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे विरोधाभास से, यहाँ पे लिख देंगे विरोधाभास से √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,